अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्यूआर स्टूडियो। जन्नत के पत्ते बहुत ही खूबसूरत नावल आप लोग सुन रहे हैं। इसकी आज 14वीं किस्त। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। जिन दिनों मैं और मम्मी पाकिस्तान में थे, बल्कि तुम्हारे घर में थे, अब्बा आनन फानन तुर्की फरार हो गए। फरार इसलिए कि उन्होंने एक हसास मकाम के ब्लूप्रिंट्स इनको बेच दिए जो हमेशा ख़रीदने के लिए तैयार रहते हैं। सबूत उन्होंने नहीं कोई छोड़ा, मगर तफ्तीश शुरू हुई तो बहुत कुछ खुलने लगा। अब्बा ने तुर्की से ही अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया और पीछे अदालत में मुकदमा चला। वो गद्दार ठहराए गए। इनके जुर्म की फहरिस्त खासी तवील थी। इनको सजाए मौत सुना दी गई और उन्होंने तुर्की में सियासी पनाह हासिल कर ली। कुछ ताल्लुकात काम आए और कुछ रिश्वतें। अब्बा को तुर्क हुकूमत कभी डिपोर्ट ना कर सकी, ना ही इंटरपोल ने कोई कदम उठाया। किस्सा मुख्तसर, अब्बा जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे वो गिरफ्तार हो जाएंगे और इनको फांसी दे दी जाएगी। ये बात तुम्हारे वालिदैन को पता है, मगर बदनामी के डर से किसी को बताई नहीं जाती। वो किसी भी जज्बे से आ रही निगाहों से सामने बाढ़ को देखता रहा। हया यकटक इसे देखती गई। इसके घर में पुप्पो के शोहर का जिक्र कोई नहीं करता था। शायद अनिस्ता तौर पर ऐसा किया जाता था। मैं एक गद्दार का बेटा हूँ। मेरा बाप एक मुल्क दुश्मन है। इस जिल्लत के बावजूद हम अब्बा के साथ रहने पे मजबूर हैं। एहसास जुर्म है, ये कुदरत की सज़ा। वक्त गुजरने के साथ साथ अपना जहन खोते जा रहे हैं। इनको माफ़ कर देना। वो मेरे बाप हैं और बावजूद इसके कि हकीकत बहुत जगह पे मेरा सर झुका देती है, मैं इनसे मोहब्बत करने पे मजबूर हूँ। हया ने गहरी सांस ली। इसके किस्से में इसका किस्सा नहीं था। किसी दास्तान में इसकी दास्तान नहीं थी। वो खामोशी से बैठी सब सुन रही थी। काम से बाहर जा रहा हूं, आज खाना खा कर जाना। वो उठा और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। शायद वो सिर्फ अभी तन्हाई चाहता था। हया गर्दन मोड़कर इसे जाते हुए देखने लगी। वो नंगे पांव लकड़ी की फर्श पर चलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हया, खदीजा। सालिनी ने इस वक्त पुकारा जब वो दोनों डीजे के बंक पे बैठी डीजे की शॉपिंग पे तबसरा कर रही थी। वह 13 फरवरी की दोपहर थी। इन्हें तरक्की आए 8वां रोज़ था और डीजे जो वैलेंटाइन डे की रौनक देखने आज टाक्सन गई थी, मैं उसी से वापस आई थी। पाकिस्तान के बरक्स तर्क हर काम छोड़कर सुर्ख रंग में नहा नहीं जाते थे, बल्कि सिवाय सुर्ख फूलों की फरोख्त के इस्तांबुल में वैलेंटाइन डे के कोई आसार ना थे। जब डीजे खूब मायूस हो चुकी तो इसने ये कहकर अपने ख्यालात में तरमीम कर ली कि भाड़ में गया सेंटा वैलेंटाइन, हमें इस त्यौहार से क्या लेना देना। इनकी इस गुफ्तगू में मखल होने वाली इसराइली एक्सचेंज स्टूडेंट थी। हाँ, वो दोनों रुक कर नीचे देखने लगी जहाँ टाली इनके बैंक से नीचे लटकी सीढ़ी के साथ खड़ी थी। वो लड़के तुम्हारा पूछ रहे थे। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर टाली को, कौन से लड़के? वो फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स जो साथ वाले डॉम में रहते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तानी लड़कियां कैसी हैं और ये कि इनको कोई मसला वगैरह तो नहीं है, और ये भी कि तुम दोनों आज शाम की चाय पे कॉमन रूम में इनके साथ पियो। वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ओके बाय। एक इसराइली मुस्कुराहट इनकी तरफ उछालती हाथ हिलाकर वो बाहर निकल गई। ये फ़लस्तीनियों को हमारा ख्याल कैसे आ गया? इस टाली के दरख्त से भरे दिल भर गया होगा शायद। डीजे ने क्या सराई की। बको मत, वो हमें सिर्फ अपनी मुसलमान बहनें समझकर बुला रहे होंगे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो। लीजिए बदकुटी थी। चलो फिर तैयार हो जाएं ताकि वक्त पर पहुंच सकें। हया लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। सिर्फ हमें ही बुलाया है या अरब इसराइल दोस्ती की जिंदा मिसाल भी मौजूद होगी? डीजे का इशारा टाली की तरफ था। पता नहीं। हया ने शाने चुका दिए। वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। हर मौका की मुनासबत से मुकम्मल ड्रेसिंग करना इसका जुनून था। कपड़ों पे एक सिलवट तक ना हो, मेकअप की एक लकीर भी ऊपर नीचे ना हो, वो हर बात का ख्याल रखती थी। अलबत्ता लड़कों की दावत पे जाने की इजाज़त पाकिस्तान में अब्बा या ताया फुरकान कभी ना देते, मगर वो इधर कौन सा देख रहे थे। ये तरक्की था और यहाँ सब चलता है। वो 3 लड़के थे, मोहतमुल, मुर्तज़ा, हुसैन और मोमिन। इनके 2 फ़लस्तीनी दोस्त मोहम्मद कादिर और नजीबुल्लाह जाती दावत के शुरू में मौजूद रहे, फिर उठकर चले गए, मगर इन तीनों मेज़बानों ने अहसन तरीके से मेज़बानी निभाई। वो तीनों स्मार्ट और गुड लुकिंग से लड़के एक जैसे लगते थे।
मौसम इनमें ज़रा लंबा था, इसका नाम मौसमुल मुर्तज़ा था, मगर ये डीजे ने बाद में नोट किया कि वो फेसबुक पे अपना नाम मौसम एंड मुर्तज़ा लिखता था। वजह इन्हें कभी समझ नहीं आई। हुसैन और मौतसम इन दोनों को बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट कर रहे थे। अलबत्ता इस भाईचारे से मोमिन मुत्तफिक नहीं था। वो फ्लर्टी नजरबाज सा लड़का कुछ भी था, मगर मोमिन नहीं था। अलबत्ता वो दोनों इसको अपनी मौजूदगी में सीधा किए हुए थे। वो दोनों इतने मिलनसार और मुहज़्ज़ब लड़के थे कि हया को अपने सारे कज़न इनके सामने बेकार लगने लगे। अलबत्ता जहाँ जिहान की बात और थी, इसने फ़ौरन अपनी राय में तरमीम की। अगले हफ्ते हुसैन का बर्थडे है। हुसैन मोबाइल पे फ़ोन सुनने बाहर गया तो मोमिन ने बताया, फिर तो हमें इसे ट्रीट देनी चाहिए। डीजे सोच कर बोली, और गिफ्ट भी हया को ख्याल आया। हम दोनों इसके लिए घड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, और जो हमने जवाहर में देखी है 130 लिराज की है। मौसम ने चाय का आखिरी घूंट पीकर कप मेज पर रख दिया। यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में हया ने सोचते हुए पर्स में हाथ डाला ताकि मोबाइल के कैलकुलेटर से हिसाब लगा सके। 7,150 पाकिस्तानी रुपए। मौसम झुककर पेस्ट्रीज की प्लेट से एक टुकड़ा उठाते हुए बोला। हया का पर्स को खंगालता हाथ रुक गया। इसने हैरत और बेयकीनी से मौसम को देखा। तुमने इतनी जल्दी कैसे हिसाब लगा लिया? मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, वो झेम कर मुस्कुरा दिया। और मौसम का एक ही ख्वाब है कि वो मैथ्स में नोबेल प्राइज ले। मोमिन हया के हाथों को देखते हुए कहने लगा। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मौसम से आंख बचाकर हया के सरापे का जायजा लेता था। हया कदरे रुख मोड़ कर मौसम की तरफ मुतवज्जा हुई। तो मैथ्स के स्टूडेंट, जल्दी से बताओ कि इस महंगी घड़ी को खरीदने के लिए अगर हम चारों पैसे तकसीम करें तो हर एक के हिस्से में कितने? 32 लीरा और 50 कुरुश। ओके। हया ने गहरी सांस ली और पर्स खोला। इनको पैसे उन्होंने ज़बरदस्ती थमाए। मोमिन को तो कोई एतराज़ ना था, मगर मौसम इनसे रकम लेने पर एग्री नहीं था। मगर ये एक अनकही बात थी कि बगैर स्कॉलरशिप के संबोल जैसे महंगे शहर में वो सब इतना अफोर्ड कैसे करते। वो तीनों जवाहर के लिए निकल रहे थे। मौसम ने बताया कि वो अभी हुसैन से नज़र बचाकर घड़ी खरीद लाएंगे। इनको भी साथ चलने की पेशकश की और डीजे ने हाँ कर दी। लेकिन साथ ही हया ने इसका पाँव अपने जूते से ज़ोर से कुचलते हुए बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। नहीं, आप लोग जाइए, हम आज ही होकर आए हैं। वो तीनों चले गए तो डीजे ने बुरा सा मुंह नहाकर इसे देखा। तुमने इनकार क्यों किया? पागल औरत, तुम पाकिस्तान से आई हो या न्यूयॉर्क से? इनकी दावल कबूल कर ली, यही बहुत है। अब हम उनके साथ सैर सपाटों पर भी निकल जाए, दिमाग ठीक है। मगर वो तो हमारे भाइयों की तरह है। पीछे हमारे असले वाली भाइयों का पता चला ना तो कल ही पाकिस्तान वापस बुलवा लेंगे। इसलिए अपनी औकात में वापस आओ और रात के खाने की तैयारी करो। वो मोबाइल के साथ नथी हैंड फ्री कानों में लगाते हुए बोली। जहर मिला कर दूंगी तुम्हें। डीजे भुनाती हुई पैर पटक कर उठी। और अगर तुम चावलों पे ऑमलेट डाल कर लाई तो मैं सारी डिश तुम्हारे पे उलट दूंगी। वो वहीं सोफे पे लंबी बैठी है, मोबाइल के बटन दबा रही थी। धीमा म्यूजिक इसके कानों में बजने लगा। डीजे गुस्से में बहुत कुछ कहती गई मगर इसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आंखें मूंदे हुए होले होले पाँव झिलाने लगी। डीजे पैर पटक कर बाहर चली गई। वो रात वैलेंटाइन की रात थी। डीजे का कॉमन रूम में मुनक्किदा इस ऑल गर्ल्स पार्टी में जा चुकी थी जो लड़कियों ने मिलकर दी थी, जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। इसकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे का काजल से ना भर लेती इसे तसल्ली नहीं होती थी। अभी वो काजल की सिलाई की नोक आंख के किनारे से रगड़ ही रही थी कि दरवाज़ा बजा। धीमी सी दस्तक और फिर खामोशी। इसने काजल की सिलाई नीचे की और पलट कर देखा। ये अंदाज डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ी और नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोला। बाहर बालकोनी में रोशनी थी। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला बालकोनी तारीक हो गई। गालिबन सीढ़ियों के ऊपर लगा हुआ बल्ब बुझ गया था। क्या कोई वापस पलट गया था? कौन? इसने गर्दन आगे करके राहदारी में दोनों सिमत देखा। हर सू खामोशी थी। बालकोनी वीरान थी। वहां सर्दी थी और अंदर कमरा गर्म था। वो चंद सानी खड़ी रही, फिर धीरे से शाने झुकाकर पलटने लगी थी कि ओ नहीं, इसके लबों से एक उकताई हुई कराह निकली। मजीद सुनने के लिए अगली एपिसोड का इंतजार करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।